नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अतुल गिरी और मैं स्वागत करता हूं आपका आज के इस वीडियो में, जो कि हमारी बाल मनोविज्ञान की सेट नंबर 6 की वीडियो। सेट नंबर 6, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम लोग क्या लेकर आते हैं अपने मनोविज्ञान के वो टॉप 30 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि हमारे एग्ज़ाम्स में पूछे जा सकते हैं। ये जो क्वेश्चंस हैं आपके टीचिंग के किसी भी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो अगर आपने वीडियो नहीं देखी अब तक हमारी पुरानी वाली, तो आप इसे हमारे चैनल पर देख सकते हैं। इसकी एक प्लेलिस्ट है बाकायदा सीटेट सीडीपी के नाम से, और अगर आप इसे देख रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। और अगर आपने वीडियोस देखी हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना यार। सब्सक्राइब करने से, जब आप सब्सक्राइब करते हो ना चैनल को, तो थोड़ा सा अच्छा सा लगता है यार, मतलब ऐसा लगता है कि मैं किसी के लिए मेहनत कर रहा हूँ। ठीक है, तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन को बिना किसी देरी करते हुए। पहला क्वेश्चन हमारा कहता है कि यार अध्यापक के व्यक्तित्व के विकास में बाधक तत्व कौन से हैं। अध्यापक के व्यक्तित्व के विकास में बाधक तत्व कौन कौन से हैं, ये पूछा है। सामाजिक परिवेश का ज्ञान, सांस्कृतिक अनुभव, कल्पना शक्ति का अभाव या फिर उच्च मानसिक क्षमता। देखो भाई, सामाजिक परिवेश का ज्ञान अगर होगा तो अध्यापक बहुत अच्छा हो जाएगा। उसे आसपास का माहौल पता रहेगा, उसे पता होगा मैं किस बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, किस तरीके से पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, सांस्कृतिक अनुभव, ये तो बहुत ही उसके लिए प्लस पॉइंट है। उच्च मानसिक क्षमता होगी तो ऑब्वियस सी बात है कि उसके लिए सोने पे सुहागा हो जाता है। लेकिन जो सी पॉइंट है, कल्पना शक्ति का अभाव, भाई अगर उसके अंदर कल्पना शक्ति नहीं होगी, उसके अंदर इमेजिनेशन नहीं होगी, तो वो अध्यापक किस बात का रह जाएगा। ठीक है, वो कुछ नया नहीं कर पाएगा, वो कुछ अच्छा इमेजिनरी कुछ काम नहीं कर पाएगा। तो मीन से आपका जो पॉइंट है आपका यहाँ पर इस क्वेश्चन में राइट आंसर है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है कि कंप्यूटर सहायता प्राप्त अधिगम का लाभ है। कंप्यूटर सहायता प्राप्त अधिगम का क्या लाभ है। अध्यापक की आवश्यकता नहीं रहती, यह उच्च कक्षाओं के लिए उपयोगी है, यह प्रतिभाशाली छात्रों के लिए उपयोगी है, या शिक्षार्थी अपनी गति के अनुसार सीखता है। भाई देखो, अगर आप कंप्यूटर की सहायता लेकर कोई अधिगम करते हो तो अध्यापक की आवश्यकता तो होगी। ठीक है, गुरु के बिना ज्ञान नहीं मिलेगा, ये एक सर्वविदित बात है। और मैं इसको एक बहुत ही नॉर्मल तरीके से भी कह देता हूँ कि अगर गुरु है, वो कहते हैं ना, लेव वाइगोत्स्की का एक वो था, थ्योरी थी, जिसको उन्होंने कहा था जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डिस्टेंट। ये बेसिकली क्या था, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट था। ठीक है, तो वो क्या कहते हैं कि जो बच्चा जो शिक्षा लेता है, जब बच्चा कोई भी नई चीज़ सीखता है ना, तो अगर वो एक तो वो लेवल है जो वो अपने आप सीख सकता है, एक वो लेवल है जो उसे किसी गाइड पर्सन के साथ में सीखने को मिल सकता है। ऊपर वाले लेवल को क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं स्कैफोल्डिंग। ठीक है, और जो नीचे वाला लेवल है वो तो बच्चे का लेवल है। इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है ना, वो है आपका ZPD। वो किस पर डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है किस पर, अध्यापक पर। ठीक है ना, कि गाइड की तरह अच्छा है। और ये उच्च कक्षा के लिए उपयोगी है, तो ये सीधी सी बात है, उपयोगी तो है, लेकिन उच्च कक्षाओं के लिए ये ज़रूरी नहीं है। ठीक है ना, छोटे बच्चे भी तो इससे लाभ ले सकते हैं ना ICT से। डी ऑप्शन कहता है, सी ऑप्शन कहता है बेसिकली कि ये प्रतिभाशाली छात्रों के लिए उपयोगी नहीं। भाई इससे जो मंद बुद्धि के हैं, जो सामान्य बुद्धि के लोग हैं, वो भी आराम से सीख सकते हैं। तो उनके लिए कोई ऐसा थोड़ी कंप्यूटर बोल देगा कि यार कि मैं प्रतिभाशाली को सिखाऊंगा, गरीबों को नहीं सिखाऊंगा। गरीब मतलब बुद्धि से गरीब। ठीक है, तो हमारा जो डी ऑप्शन है ये हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाता है, जो कि कहता है शिक्षार्थी अपनी गति के अनुसार सीखता है। भाई जैसा बच्चा सीखेगा, जैसे बच्चे की स्पीड है, वो उस हिसाब से सीख सकता है। ठीक है, आशा करता हूँ आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये कहता है हमारा कि मानव संस्कार अथवा क्षमता परिवर्तन जो धारण किया जा सकता है तथा जो वृद्धि की प्रक्रिया के ऊपर ही आरोपित नहीं है, ये कथन किसका है। मानव संस्कार अथवा क्षमता परिवर्तन, क्षमता परिवर्तन ये स्किल की बात कर रहा है, जो धारण किया जा सकता है। देखो भाई, आसपास की आवाज़ को थोड़ा इग्नोर करना, क्योंकि अभी मैं हूँ यहाँ पर, जैसा कि मैंने आपको पहले वीडियोस में बताया है कि मैं आपके लिए अलग अलग जगह चुनता हूँ वीडियो बनाने के लिए। नहीं, ऐसा कोई बहुत बड़ा बजट नहीं है मेरा कि मैं अलग अलग लोकेशन, आज मैं यूरोप में बना रहा हूँ, कल मैं अमेरिका में बना रहा हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। बेसिकली है क्या कि ये प्रयागराज की गलियों में कुछ ऐसी जगह हैं जहाँ पर अलग अलग भिन्न भिन्न प्रकार की आवाज़ें आती रहती हैं। कहीं पर कुत्ते म्याऊं म्याऊं करते हैं, कहीं पर बिल्ली भौंक रही होती है। तो अब ऐसे में मुझे एक शांत माहौल चाहिए होता है, और मुझे ऐसा बताया गया था कि यहाँ पर बहुत शांत माहौल रहता है। हालांकि शांति तो है, लेकिन देखो रिकॉर्डिंग में जो शांति चाहिए वो तो नहीं मिलेगी ना। तो इसलिए जो आसपास की आवाज़ आ रही है इसे प्लीज़ इग्नोर करना। तो हम अपने क्वेश्चन को देखते हैं। ऑप्शन हमारे पास क्या क्या है, ट्रेयर्स है, गेने हैं, स्ट्रेयर है और मैग्रो है। तो भाई देखो, ये है मानव संस्कार या क्षमता परिवर्तन जो धारण किया जा सकता है, जो वृद्धि की प्रक्रिया के ऊपर ही आरोपित नहीं है। यानी खाली वृद्धि होगी तभी ये सारी चीज़ें नहीं होंगी। भाई ये क्षमता परिवर्तन आप कभी भी किसी भी एज में कर सकते हो। तो ये
बेसिकली कहा था रॉबर्ट गेने ने कहा था। किसने कहा था? रॉबर्ट गेने ने कहा था। जी हाँ, गेने वही हैं जिन्होंने अधिगम के 8 प्रकार बताए थे। इन्होंने बताया था कि संप्रत्यय अधिगम नाम की कोई चीज़ होती है। इन्होंने बताया था उद्दीपक अनुक्रिया जो होती है बेसिकली एक शिक्षण के प्रतिमान में आप इसे कैसे यूज़ कर सकते हो, ये वही वाले हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा समूह सॉफ्टवेयर का है? भाई सॉफ्टवेयर्स की बात कर रहा है ये। सॉफ्टवेयर में हमारे पास ऑप्शन क्या क्या है? पहला तो कहता है MS वर्ड, फोटोशॉप, MS एक्सेल। दूसरा कहता है स्कैनर, व्हाट्सएप और पावर पॉइंट। तीसरा कहता है मॉनिटर, प्रिंटर, MS वर्ड। और चौथा कहता है MS एक्सेल, फोटोशॉप और माउस। तो देखो भाई, डी ऑप्शन में तो आपका माउस आ गया, माउस एक हार्डवेयर है। सी ऑप्शन में आपका प्रिंटर आ गया, प्रिंटर एक हार्डवेयर है। और अगर हम बात करते हैं बी ऑप्शन, तो यहाँ पर स्कैनर है। स्कैनर क्या है? एक हार्डवेयर है। तो भाई जो ए ऑप्शन है वो आपका करेक्ट हो जाता है, जो कि कहता है MS वर्ड, फोटोशॉप और MS एक्सेल। ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है कि किशोर अवस्था में मानसिक या बौद्धिक विकास होता है। किशोर अवस्था में मानसिक या बौद्धिक विकास होता है, कैसे होता है? ये कह रहा है बहुत शीघ्रता से और बहुत अधिक मात्रा में। अधिक मात्रा में लेकिन धीरे धीरे, बहुत कम मात्रा में लेकिन शीघ्रता से, और अधिक तेज़ी से और कम मात्रा में। तो भाई देखो, जो विकास की जो प्रक्रिया है ना, वो सबसे ज़्यादा कब होती है? एक तो होती है वृद्धि वाली प्रक्रिया, जो कि होती है शैशव अवस्था में, ठीक है ना। और एक है आपकी ये विकास वाली अवस्था, जो कि हमारी होती है किशोर अवस्था में। तो इन दोनों अवस्थाओं में जो वृद्धि होती है कैसी होती है? बहुत ही तेज़ होती है। अगर आप ऐसे ग्राफ देखोगे तो इस तरीके से ऊपर की तरफ जा रही होती है। तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए आपके यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। बहुत शीघ्रता से होती है और बहुत अधिक मात्रा में किशोरों के जीवन में तनाव आता है, किशोरों के जीवन में संघर्ष आता है, किशोरों के जीवन में तूफान आता है। ऐसा कौन बोलता है? ऐसे बोलते हैं स्टेनले हॉल। उनका जिक्र हमने कई बार किया है और आगे भी करते रहेंगे, क्योंकि जहाँ तक मनोविज्ञान है वहाँ पर स्टेनले हॉल है। और स्टेनले हॉल वही है जिन्होंने किशोर अवस्था को पहली बार इसका संप्रत्यय दिया था, इसके बारे में थोड़ी स्टडी की थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है यार कि शिक्षा में ICT यानी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के उपयोग के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? यहाँ पर क्या पूछा इसने? गलत कथन कौन सा है? ये ऑप्शन आपका कह रहा है कि बड़ी संख्या में शिक्षार्थी को शिक्षा से जोड़ना संभव होगा। भाई ये तो सही बात है कि अगर आप चाहते हो कि ICT का यूज़ करोगे, किस लिए करोगे? ऑब्वियस बात, देखो टीचर तो क्लास में पढ़ा रहा था नॉर्मल। अब एक ऐसा भी बच्चा है जो दूर किसी गांव में बैठा हुआ है, जो आपके पास तक नहीं आ सकता, उस टीचर के पास तक नहीं आ सकता। तो ICT क्या करते हैं? ICT उसे इंटरनेट की यूज़ करने की सुविधा देती है। उसे बोलते हैं कि बेटा ये इंटरनेट है, ये यूट्यूब है, या ये जो भी सोशल मीडिया है, या कोई भी एक एप्लीकेशन है, उसे डाउनलोड कर, उसमें जा, उसमें देख। वो टीचर तुझे वहाँ पर कैमरे के माध्यम से और सैटेलाइट्स के माध्यम से तो सिखाएगा। तो सीधी बात है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जोड़ना संभव होगा। ये ICT का काम है, तो गलत नहीं है। नेक्स्ट कहता है अध्यापक की आवश्यकता नहीं रहेगी। इस पॉइंट पर हम बाद में आएंगे। अध्यापक की भूमिका सहजकर्ता के रूप में रहेगी। भाई अध्यापक कैसा है? अध्यापक गाइड है, अध्यापक आपका मार्गदर्शक है, अध्यापक आपका दोस्त है, अध्यापक आपका मित्र है, अध्यापक आपका जिसे हम कहते हैं कि खाली एक सुविधा प्रदाता है, फैसिलिटेटर है, ठीक है। ये क्या करेगा? सिर्फ और सिर्फ आपको एक रास्ता दिखाएगा, है ना। तो ये भी आपका कथन सही है। शिक्षा ज़्यादा प्रभावी होगी, हाँ ये शिक्षा ज़्यादा प्रभावी होगी, ये भी पॉइंट आपका ठीक है। यानी जिस पर हम बाद में आने वाले थे कि अध्यापक की आवश्यकता नहीं रहेगी। भाई पहले क्वेश्चन में शायद हमने इसे कहा था, पहले दूसरे क्वेश्चन में, कि अध्यापक की आवश्यकता के बिना ICT जो होगा, देखो अध्यापक का काम है गाइड करना। जो मैंने आपको बताया कि वाइगोट्स्की ने कहा है कि यार वो स्कैफोल्डिंग जो बनाते हैं हम, ऊपर वाला जो पार्ट होता है, वो कैसे होगा? भाई गाइड के साथ ही होगा ना। तो गाइड, यहाँ पर गाइड का रोल कौन करता है स्कूल्स के अंदर में? वो करते हैं हमारे अध्यापक। तो अध्यापक की आवश्यकता तो देखो यार पढ़ने वाली है, ठीक है। और हम सभी टीचर बनने जा रहे हैं, अगर ऐसा ये लोग बोलेंगे तो टीचर जो है वो अपनी नौकरी थोड़ी छोड़ देगा। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि किस अवस्था में बालक में परामर्श शिक्षण अत्यंत सक्रिय होता है? परामर्श शिक्षण यानी बच्चे को काउंसलिंग आप कब करोगे? कौन सी अवस्था में करोगे? बाल्यावस्था में छोटे बच्चे के साथ तो आप काउंसलिंग कर ही नहीं सकते। उत्तर बाल्यावस्था में उसमें कोई मतलब ही नहीं बनेगा, क्योंकि वो बच्चा क्या कर रहा है, यहाँ पर मूर्त तरीके से चिंतन करने की कोशिश कर रहा है। पूर्व बाल्यावस्था तो कतई भी नहीं होगी। तो आपका जो ऑप्शन नंबर बी है किशोरावस्था, किशोरावस्था में ज़्यादा आपको परामर्श की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि किशोरावस्था ही ऐसी है जिस समय पर मानसिक द्वंद्व अपने चरम पर होता है। मानसिक द्वंद्व समझते हो ना, कि यार मैं कौन से कपड़े पहनूंगा, मेरे दोस्त क्या पहन के आएंगे, मैं क्या खेलूंगा, मेरे दोस्त क्या खेलेंगे, मैं क्या खाऊंगा, मेरे दोस्त क्या खाएंगे। या फिर मतलब वो एक होता है ना कि गैंग एक बनाकर, या फिर एक उसे लगने लगता है कि यार कि मैं कुछ अलग करूं, या फिर मैं कुछ ऐसा करूं जिससे मैं लाइमलाइट में आ जाऊं। तो ये मानसिक जो द्वंद्व होता है ना, सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न कब होती है? अगर आप करियर की भी बात करो कि करियर पे भी जो कन्फ्यूज़न होता है सबसे ज़्यादा कौन सी अवस्था में होता है? वो आपका किशोरावस्था में होता है। इसीलिए किशोरावस्था को स्टेनले हॉल ने कौन सी अवस्था कही है? कमेंट सेक्शन में बताना यार कौन सी अवस्था कही है, ठीक है।
ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है कि अभिक्रमित अधिगम मॉडल के जनक कौन है। अभिक्रमित अधिगम मॉडल के जनक कौन है। भाई अभिक्रमित अधिगम वही है जो अभिक्रमित अनुदेशन के साथ जो शुरू हुआ है। ऑप्शन में हमारे पास में है ऑसोबेल, पियाजे, हल और स्किनर। तो अभिक्रमित अनुदेशन का जो सिद्धांत दिया था वो दिया था स्किनर ने दिया था। किसने दिया था? BF स्किनर ने दिया था। तो इसकी जो ये क्या कहते हैं लर्निंग है, ये भी आप कौन देगा? ये BF स्किनर ही देगा। BF स्किनर ने कहा था, इसने बेसिकली रिस्पॉन्स स्टिमुलस की आपको थ्योरी दी थी। रिस्पॉन्स स्टिमुलस आप समझते हैं कि इन्होंने क्या किया कि इन्होंने एक चूहे को बांधा, एक बॉक्स में रखा उसे, और उसे भूखा छोड़ दिया। अब भूखा छोड़ा तो वो जाता है बार बार लीवर के पास में, कोशिश करता है कि उसे कहीं से खाना मिल जाए, कहीं से वो बाहर निकलने की कोशिश करे। तो लीवर पे एक बटन था, उसको दबाने पर वो उस जो भोजन था वो उसे प्राप्त कर सकता था। ठीक है, तो ऐसे कुछ थ्योरी थी। तो मैं उसकी डेप्थ में तो नहीं जाऊँगा कि उसके क्या क्या प्रयोग है, लेकिन हाँ इतना ज़रूर कहूँगा कि अभिक्रमित जो अधिगम मॉडल है ये स्किनर ने किया था। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है कि स्वप्रत्यय विकसित होता है। स्वप्रत्यय विकसित होता है कैसे? स्वधारणा से, लोगों की धारणा से, स्वधारणा और लोगों की धारणा से, बुद्धि से। सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा स्वप्रत्यय क्या होता है। स्वप्रत्यय को हम ऐसे कहते हैं सेल्फ कॉन्सेप्ट। सीधे से हम समझ जाते हैं प्रत्यय हमारा हो गया एक तरीके से कॉन्सेप्ट, और सेल्फ कॉन्सेप्ट यानी अपने बारे में जो राय होती है ये आपको कैसे पता चलेगी। आप अपनी धारणा से तो आप स्वप्रत्यय नहीं विकसित कर पाओगे, और लोग क्या कहते हैं इस पर विश्वास करने के लिए तो दुनिया मना करती है। तो बेसिकली आपका जो कॉन्सेप्ट होगा सेल्फ वाला है, फिर सेल्फ एस्टीम जिसे हम कह सकते हैं, ये कैसे बनता है कि आप हो, आपकी एक पहचान है, आप कुछ कर सकते हो, ये बनती है स्वधारणा और लोगों की धारणा को मिलाकर। ठीक है, बुद्धि का यहाँ पर कोई खास रोल नहीं होता है। ठीक है, बुद्धि का रोल अगर होगा तो स्वधारणा के लिए होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि निम्न में से कौन सा ब्रूनर के सिद्धांत में नहीं है। निम्न में से कौन सा ब्रूनर के सिद्धांत में नहीं है? नवीन ज्ञान अथवा सूचना का ग्रहण करना, अर्जित ज्ञान का रूपांतरण, ज्ञान की पर्याप्तता की जांच और ज्ञान की अपर्याप्तता की जांच। देखो भाई ब्रूनर क्या कहता है। ब्रूनर कह रहा है कि नवीन ज्ञान तो चाहिए आपको, सूचना को तो आपको ग्रहण करना होगा, जो आपने अर्जित ज्ञान किया है उसको रूपांतरण भी करना होगा, ज्ञान कितना मिला है उसको इवैल्यूएट भी करोगे, लेकिन कितना नहीं मिला है उसको कैसे इवैल्यूएट कर लोगे। तो आपको डी ऑप्शन है आपका गलत हो जाता है। लेकिन यहाँ पर हम क्वेश्चन में क्या पूछा है? नहीं पूछा है, तो यही वाला ऑप्शन हमारा सही भी है। ठीक है, अगर यह वीडियो पसंद आ रही है तो इसे लाइक कर देना प्लीज़। हाँ, लाइक करना ज़रूरी है, और अगर हाँ और अच्छी लग रही हो तो इसे शेयर भी कर देना। और सब्सक्रिप्शन के लिए मैं तो आपसे बोल ही चुका हूँ 3-4 बार, एक बार और सुन लो यार, सब्सक्राइब भी कर देना चैनल। तो 11वां क्वेश्चन आपका कहता है कि गोलमैन का नाम जाना जाता है। गोलमैन 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 कौन है? क्या ये कोई गोल सा आदमी है? नहीं। इसने कहा है बेसिकली बुद्धि के सिद्धांत के लिए, आध्यात्मिक बुद्धि के लिए, सामवेगिक बुद्धि के लिए, या फिर सामाजिक बुद्धि के लिए। तो भाई गोलमैन वही इंसान है जिन्होंने सामवेगिक बुद्धि का प्रत्यय दिया था। इन्होंने सामवेगिक जो आपका इमोशनल इंटेलिजेंस है उसके ऊपर इन्होंने काम किया है, और इन्होंने एक बुक भी लिखी थी। उस बुक का नाम था कि इमोशनल इंटेलिजेंस वाई बेटर देन IQ। ठीक है, इन्होंने एक बुक भी लिखी थी जिसका नाम क्या था? इमोशनल इंटेलिजेंस वाई बेटर देन IQ। ठीक है, तो इस वाली बुक का नाम को इन्होंने लिखा था, और इसमें ये भी लिखा था कि सामवेगिक बुद्धि के क्या कार्य होते हैं, इमोशनल इंटेलिजेंस के वर्क भी लिखे थे। तो इन्होंने 2 किताबें लिखी थी। तो मेन जो काम किसने किया था सामवेगिक बुद्धि के लिए किया था? किसने किया था? गोलमैन ने किया था। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि ब्रूनर के अनुसार निम्न में से कौन सा शिक्षण सिद्धांत नहीं है। ब्रूनर ने कौन कौन सा शिक्षण सिद्धांत दिया था, उसमें पूछा है कि कौन सा ऐसा है जो ब्रूनर ने नहीं दिया था। ऑप्शन में आपके पास में औपचारिक शिक्षण सिद्धांत। ठीक है, औपचारिक शिक्षण सिद्धांत यानी जो जिसे हम कहते हैं स्कूल के जो टीचिंग मेथड होते हैं वो वाले हैं ये। ठीक है, तो सेकंड कहता है अनौपचारिक यानी परिवार वाला, तीसरा कह रहा है वर्णात्मक, और चौथा कह रहा है प्रामाणिक। तो भाई जो ब्रूनर ने कहा था अनौपचारिक यानी इनफॉर्मेशनल एजुकेशन की तरफ ये सजेशन कहते हैं, इनफॉर्मल एजुकेशन की तरफ ये ज़्यादा इतना जोर इन्होंने नहीं दिया था। तो आपका जो ऑप्शन नंबर बी है वो आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। ब्रूनर ने बेसिकली संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की भी बात की थी ना, जो इन्होंने कहा था कि 3 पक्ष होते हैं, आइकॉनिक स्टेज होती है, सिंबल स्टेज होती है, तो वो भी इन्होंने बात की थी। तो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन कहता है कि पियाजे के अनुसार किशोरावस्था में संज्ञानात्मक विकास की कौन सी अवस्था प्रारंभ होती है। किशोरावस्था में संज्ञानात्मक विकास की कौन सी अवस्था प्रारंभ होती है, यानी पूछ रहा है कि एडोलेसेंस जो एज है हमारी, यानी कि 11 साल से ऊपर वाली जो एज है उस एज में पियाजे कह रहे हैं कि कौन सी अवस्था थी। पहले कह रहे हैं पूर्व कार्यात्मक अवस्था,
तो पूर्व कार्यात्मक अवस्था जिसे हम कहते हैं पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, ये ऑप्शन नहीं है। दूसरा कहता है औपचारिक, तीसरा कहता है संवेदी गामक और चौथा कहता है स्थूल कार्यात्मक, है ना, स्थूल कार्यात्मक जिसे हम कहते हैं मूर्त संक्रियात्मक। तो भाई देखो जो संवेदी गामक है वो तो है 0 से 2 साल के लोगों के लिए, इसके लिए 0 से 2 साल के बच्चों के लिए। मूर्त संक्रियात्मक कब होती है? 2 से 7 साल के बच्चों के लिए। पूर्व कार्यात्मक होती है आपकी 7 से 11, या फिर इसी में कुछ मुझे कन्फ्यूज़न है, आप इसे थोड़ा एक बार फिर से देख लीजिएगा, शायद यहाँ पर 7 से 11 है मेरे ख्याल से, है ना। और मूर्त, हाँ मूर्त 7 से 11, मैं इसको एक बार फिर से करेक्ट कर देता हूँ। संवेदी गामक अवस्था है आपकी 0 से 2, आपकी पूर्व कार्यात्मक है जिसे हम कहते हैं पूर्व संक्रियात्मक है आपकी 2 से 7, स्थूल कार्यात्मक है आपकी 7 से 11 और औपचारिक कार्यात्मक है आपकी कौन सी? 11 वर्ष से ऊपर। ठीक है, जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास के 4 मॉडल दिए थे, इन्हें कहते हैं कि 4 पक्ष बताए थे, संवेदी गामक, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक और अमूर्त संक्रियात्मक। जो अमूर्त संक्रियात्मक है वो हमारी कौन सी है? वो औपचारिक वाली है, ठीक है ना, ये औपचारिक वाली हमारी 11 साल से ऊपर है। इन्होंने अपना जो प्रयोग किया था वो किस पर किया था? वो अपने खुद के बच्चों पर किया था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका कहता है कि निम्न में से कौन सी शिक्षण पद्धति की या कौन सा शिक्षण सिद्धांत की एक विशेषता नहीं है? वैसे तो विशेषता पूछी है यहाँ पर, कौन सी नहीं है, नेगेटिव वर्ड है भाई, इसको ध्यान दे लेना। कहता है ये कौन कौन सा है कि सीखने की उत्सुकता, ज्ञान की संरचना, क्रमशीलता का अभाव या फिर पुष्टिकरण। सीखने की उत्सुकता आपकी क्या है? ये विशेषता है। ज्ञान की संरचना भी आपकी विशेषता है, पुष्टिकरण भी आपकी विशेषता, लेकिन जो क्रमशीलता का अभाव है ये आपकी विशेषता नहीं है, क्योंकि जब तक एक सीरीज़ में कोई चीज़ नहीं होगी भाई तब तक आप कैसे शिक्षण सिद्धांत या फिर कैसे आप किसी को शिक्षण दे सकते हो। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बहुत ही छोटा क्वेश्चन था ये, मतलब जैसे हम कह सकते हैं ना कि लाइक राइस प्लेट ईटिंग ना, बच्चों वाला क्वेश्चन जैसे हम कहते हैं। तो 15th क्वेश्चन आपका कहता है कि मनोविज्ञान के किस संप्रदाय में तथ्यात्मक और वस्तुनिष्ठ विधियों के अध्ययन के उपयोग पर बल दिया है? मनोविज्ञान के किस संप्रदाय ने किस पर बल दिया है? तथ्यात्मक और वस्तुनिष्ठ विधियों के अध्ययन पर बल दिया है। तथ्यात्मक यानी आपसे फैक्ट की बात की जाएगी और आपसे बहुत ही ऑब्जेक्टिव वे में बात की जाएगी। तो कौन सा वाला कहता है? ये आपका क्या मनोविश्लेषणवाद कहता है? नहीं, ये सिगमंड फ्राइड ने दिया था। तो बाकायदा पूरी सिगमंड फ्राइड का, हाँ एक और क्वेश्चन आ जाता है कई बार कि सिगमंड फ्राइड ने किस तरीके से या फिर किस प्रॉपर कॉन्सेप्ट पर उसने जोर देकर अपनी ये ईडीगो, सुपर ईगो जैसे टाइप की चीज़ें इन्होंने बनाई थी, मनोविश्लेषणवाद का सिद्धांत दिया था। तो कहते हैं काम की प्रवृत्ति पर, ठीक है। और संरचनात्मकवाद जो होते हैं, कहते हैं जी जो भी शिक्षा आती है, जो बालक है वो अपने ज्ञान का निर्माण खुद कर लेगा। इसके जनक कौन है? ये हमारे हैं जिन्होंने अपनी पहली लैब खोली थी। पहली लैब किसने खोली थी? 1879 में विलियम वुल्ट ने खोली थी। विलियम वुल्ट ने खोली थी 1879 में। कहाँ खोली थी ये भी क्वेश्चन आपका आ जाता है, लिप्जिग जर्मनी में खोली थी। संज्ञानवाद, इसके सिद्धांत किसने दिया था? संज्ञानात्मक विकास का ये आपका पियाजे ने स्टार्ट किया था मेरे ख्याल से। तो आपका जो ऑप्शन नंबर सी है व्यवहारवाद, ये कहता है भाई कि जो भी है वो तथ्यात्मक और वस्तुनिष्ठ है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। ठीक है, व्यवहारवाद के जनक कौन कौन थे या फिर इनके जो जिसे हम कहते हैं समर्थक कौन थे? तो यहाँ पर पावलोव और स्किनर का नाम बहुत ही ज़ोरों शोरों से लिया जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है कि यार थोड़ा गले में खराश भी है। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि कुसमायोजित व्यक्ति कौन से कहलाते हैं? कुसमायोजित व्यक्ति यानी ऐसे व्यक्ति जो कि समायोजित नहीं है, वो कौन से हैं? कहते हैं जो अधिकतर अनुचित ढंग से द्वंद्वात्मक स्थिति का सामना करते हैं, या समाज विरोधी गतिविधियों में सहभागिता करते हैं, या द्वंद्व को दूर करने में असमर्थ होते हैं, या फिर उपरोक्त सभी। अधिकतर अनुचित ढंग से द्वंद्वात्मक स्थिति का सामना करते हैं। भाई मान लो कि अगर कुसमायोजित व्यक्ति कैसा होगा कि मेरे सामने एक बाइक खड़ी है या फिर एक गाड़ी खड़ी है, मैं उस गाड़ी से आगे मैं अपनी गाड़ी को, अपनी बाइक को मैं ले जाना चाहता हूँ और रास्ता थोड़ा पतला है, दूसरी गाड़ी नहीं जा सकती। तो एक तो तरीका ये होता है कि या तो मैं गाड़ी अपनी पीछे कर लूँ, और या फिर दूसरा तरीका होता है मैं उससे रिक्वेस्ट करूँ कि वो पीछे कर ले, और तीसरा तरीका होता है जो कुसमायोजित होते हैं क्या करते हैं, जाके सीधे उसके पास जाते हैं, दरवाज़ा खोलते हैं और उससे थोड़ा वो सन्नी देओल के स्टाइल में बात करते हैं, उसे गाड़ी से बाहर निकालते हैं। और आपको पता है मिथुन चक्रवर्ती कैसी मूवी बनाते हैं? एक्शन मूवी वहाँ पर बना देते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हर बार मिथुन ही रह जाते हैं, कभी कभी अमरीश पुरी भी बन जाते हैं, तो यानी वो पिट भी जाते हैं, विलन भी हो जाते हैं। तो पहले आपकी स्थिति नहीं बनती, मतलब ये कुसमायोजित व्यक्ति काम करते हैं। सेकंड क्या, समाज विरोधी गतिविधियों में सहभागिता करते हैं। हाँ भाई, जितने भी ऐसे काम हैं जो समाज के नियमों के खिलाफ है उसमें ये सबसे आगे रहते हैं। तीसरा, द्वंद्व को दूर करने में असमर्थ होते हैं। हाँ, ये द्वंद्व को दूर नहीं कर पाते यार, ये मतलब परिस्थिति से होता है ना कि यार कि मेरे पास आज पैसे की कमी है तो चलो ठीक है ऐसा कमाया जाए। नहीं, अगर मेरे पास पैसे की कमी है और उसके पास ज़्यादा पैसे हैं तो उसे छीनना इनका अधिकार बन जाता है। तो कौन सी गतिविधि होगी? समाज विरोधी होगी ना।
किसी दूसरे की संपत्ति को छीनना क्या है, समाज के नियमों के खिलाफ है। तो जो हमारा जो ऑप्शन नंबर डी है उपरोक्त तो सभी ये आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। अगला क्वेश्चन हम कहते हैं, जो हमारा बोल रहा है सॉरी, कि समस्या समाधान स्थिति के लिए संज्ञानवादी क्या मानते हैं। समस्या समाधान स्थिति के लिए संज्ञानवादी मानते हैं कि इसमें चिंतन प्रक्रिया होती है, प्रयास और त्रुटि पर आधारित है, या पुनर्बलन पर आधारित है, या फिर उद्दीपन प्रत्युत्तर अनुबंध है। तो भाई देखो, समस्या समाधान, कोई भी प्रॉब्लम अगर होगी आप उसका सॉल्यूशन ले रहे हो, तो भाई सॉल्यूशन कैसे करोगे, जब तक आप सोचोगे तब तक सॉल्यूशन कैसे आएगा। तो आपका पहला ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाता है, यानी ए ऑप्शन यहाँ पर ठीक है। प्रयास त्रुटि, बार बार समस्या नहीं आती भाई। आप उसमें मान लो आपके पास आपके सामने कुत्ता खड़ा हुआ है, आप उसे भगाने की कोशिश कर रहे हो, है ना, तो समस्या है अब आपके सामने कि कुत्ता आके आपको काटने वाला है, तो अब आप क्या करोगे, आप बार बार उसके पास जाकर अपने आपको कटवा के देखोगे क्या। प्रयास और त्रुटि तो यहाँ पर कोई काम ही नहीं करेगी। पुनर्बलन यानी क्या आप उसे कोई रीइंफोर्समेंट देकर आप उसे शांत कराने की कोशिश करोगे। भाई देखो, चांस तो है लेकिन 50-50 है, क्या पता उसको पसंद ना हो जो आपने उसे, जिस ब्रांड का आपने उसे बिस्किट खिलाने की कोशिश की। तो ये भी आपका गलत है। उद्दीपन प्रत्युत्तर अनुबंध नहीं यार, ऐसा स्टिमुलस रिस्पॉन्स। अब वो पावलोव का जो कुत्ता था ना, वो ट्रेंड था, ये नॉर्मल गली वाला कुत्ता ही आपको काट सकता है। तो आपके थर्ड ऑप्शन भी गलत हो जाता है, यानी सही कौन सा है, इसमें चिंतन की प्रक्रिया होती है। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि यह तनाव को कम करने और अंतर्द्वंद को सुलझाने के प्रत्यक्ष तरीकों में शामिल नहीं है। कौन सा नहीं है शामिल, या मेरा नाम छुप रहा है, मैं थोड़ा इसको ऊपर कर लूँ। हाँ विलियम शेक्सपियर ने एक बार कहा था कि नाम में क्या रखा है, व्हाट्स देयर इन अ नेम, लेकिन इस लाइन के नीचे इन्होंने अपना ही नाम लिखा हो रहा, वो एक अलग बात है। आपका क्वेश्चन कह रहा है तनाव को कम करने और अंतर्द्वंद को सुलझाने के लिए प्रत्यक्ष तरीकों में कौन सा शामिल है। प्रत्यक्ष तरीके भाई, सामने ऐसा कौन सा ऐसा काम है जब भी कभी आपको द्वंद्व आए तो उससे आप सुलझा सको, वो कौन सा तरीका इसमें नहीं है। रुकावट को नष्ट करना है, दूर करना, दूसरा रास्ता निकालना, दूसरे लक्ष्यों का प्रतिस्थापन, या फिर अनिर्णय। रुकावट को नष्ट करोगे, दूर करोगे, यानी प्रॉब्लम अगर आपके सामने कोई प्रॉब्लम है, आपने उस प्रॉब्लम को ख़त्म कर दिया। फिर सपोज कर वो यार उसी वाले कुत्ते पे आते हैं, उस कुत्ते को हमने क्या किया, हमने उसे पत्थर मार के किसी भी तरीके से हमने उसे भगा दिया, ठीक है। तो ये क्या है, ये हमारा प्रत्यक्ष तरीका है। दूसरा रास्ता निकालना, यानी हमने ठीक है हम उसके घर पे या तो नहीं जा रहे हैं, या फिर हम अपनी गली बदल के पीछे के गेट से आ जा रहे हैं, तो हमारा दूसरा रास्ता निकालना होगा। तो ये भी क्या है, प्रत्यक्ष तरीका है। दूसरे लक्ष्यों का प्रतिस्थापन, ठीक है हम उसके घर नहीं जाएंगे यार, हम किसी दोस्त के घर चले जाते हैं ना, तो वो वाली चीज़ें भी हो जाती है। लेकिन जो आपका जो डी ऑप्शन है, अनिर्णय, यानी कोई डिसीजन ही ना लेना। आर यू सीरियस, कोई डिसीजन नहीं लोगे आप कोई भी तनाव को कम करने के लिए, तो यार फिर तो मतलब नींद की गोलियां खानी पड़ जाएगी, दिल आपका बहुत ज़्यादा बैठ सकता है। भगवान ना करे अगर किसी हार्ट ने थोड़ा सा भी याद कर लिया, थोड़ा सा भी ऐसा झटका सा दे दिया, थोड़ा काम बिगड़ जाता है ना। तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आपका कहता है कि कौन सा घटक है जो सूचना प्रक्रियात्मक अवस्था से व्यवस्था से संबंधित नहीं है। कौन सा घटक ऐसा है जो सूचना प्रक्रियात्मक व्यवस्था है, यानी ऐसी व्यवस्था जहाँ पर आप अपनी सूचना को प्रोसेस कर रहे हो, आप अपनी इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस कर रहे हो। ऑप्शन में आपके पास में अल्पकालीन स्मृति, जीवन पर्यंत स्मृति, दीर्घकालीन स्मृति और कार्य स्मृति। भाई देखो, जो मेमोरीज होती है ना आपकी 3 तरीके की होती है, मैंने आपको बताया था पहले, बहुत पहले। आप मेरी एक वीडियो भी देख सकते हो, उस वीडियो में ऐसा है कि मेमोरी मेमोरी के बारे में बात की गई थी, जिसके अंदर होता है कि शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है, लॉन्ग टर्म मेमोरी होती है, ठीक है। आपकी एक वर्किंग मेमोरी होती है। तो शॉर्ट टर्म मेमोरी जो होती है आपकी 15 से 30 सेकंड के आसपास की होती है। लॉन्ग टर्म जो आपकी मेमोरी होती है आपकी काफ़ी लंबी हो जाती है, जिसे हम कहते हैं कि कुछ महीनों तक की हो सकती है, कुछ दिनों तक भी हो सकती है। वर्किंग मेमोरी जैसे होता है ना कि आपको अभी कोई नंबर याद करना, आपको एग्ज़ाम देना, एग्ज़ाम के तरीके से आप ले सकते हो। लेकिन जो जीवन पर्यंत स्मृति, भाई ऐसी कौन सी मेमोरी है जो आपकी जीवन पर्यंत बन सकती है। ये मेमोरी वही होगी जो कि आपके साथ बहुत यूनिक हुआ होगा। तो इसकी बातचीत जो है वो इन्फॉर्मेशन प्रक्रियात्मक व्यवस्था में नहीं आएगी, ठीक है। क्योंकि ऐसा होता है कि जैसे हम कहते हैं कि नेचुरली ऐसा ही होता है कि ऐसी बहुत ही गिनी चुनी बहुत रेयर ऐसी मेमोरीज होती है जो आपको अपने मरते दम तक याद रहती है, ठीक है। तो जीवन पर्यंत स्मृति नाम की जो एक घटना है, जैसे हम कहते हैं कि घटक है, ये आपका इसमें नहीं आता। तो आपका जो ऑप्शन नंबर बी है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका कहता है कि संप्रत्यय लब्धि प्रतिमान किसने प्रतिपादित किया। संप्रत्यय लब्धि प्रतिमान किसने प्रतिपादित किया है। यहाँ पर ऑप्शन में हमारे पास में हिल्डा रावत, ये है हमारे रिचर्ड सुचमन, या फिर है आपके ये कार्ल रॉजर्स, या फिर जेरोम ब्रूनर। तो संप्रत्यात्मक जो लब्धि है वो आपके जेरोम ब्रूनर ने दी, ठीक है। कि कॉन्सेप्ट्स होंगे हर एक चीज़ के पीछे, जो मैंने आपको बताया था इसका जो शिक्षण प्रतिमान है ये आपका किसने दिया था, आपका जेरोम ब्रूनर ने दिया था। अगला क्वेश्चन आपका कहता है कि किशोरावस्था वह अवस्था है जिसमें बालक परिपक्वता की ओर अग्रसर होता है।
किशोर अवस्था वह अवस्था है जिसमें बालक परिपक्वता की ओर अग्रसर होता है। मैं थोड़ी अंग्रेजी बनाने की कोशिश करता हूँ कि एडोलेसेंस इज़ द एज इन विच द बालक को हम क्या बोलेंगे इंग्लिश में यार, क्या बोलेंगे, चाइल्ड बोल सकते हैं ना, चाइल्ड मतलब जो भी है, मतलब चाइल्ड गोज टू मैच्योरिटी ना, कुछ ऐसा ही होगा, परिपक्वता की ओर अग्रसर होगा। इतने अंग्रेज थोड़ी बनना। ऑप्शन में कहता है कि स्टैनली, जेरसील्ड या फिर हरलॉक या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। भाई देखो ऐसा नहीं है, इंग्लिश मुझे आती है लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं आती कि मैं ऐसे तुरंत में कुछ बना सकूँ। ये बी कहता है आपका जेरसील्ड। जेरसील्ड ने बात कही थी भाई, किसने कही थी? जेरसील्ड ने कही थी। जेरसील्ड कहते हैं कि किशोरावस्था यानी एडोलेसेंस वो एज है या वो आपकी एक प्रोसेस है या वो एक सिचुएशन है जिसमें बालक जो है मैच्योरिटी की ओर बढ़ता है। किसकी ओर बढ़ता है? मैच्योरिटी की ओर बढ़ता है। किसने कहा था? आपके जेरसील्ड ने कहा था। यानी बी ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि यार देखो, हाँ क्वेश्चन कहने से पहले वीडियो पसंद आ रही तो लाइक कर देना, इसको चैनल को सब्सक्राइब कर देना। फिर से बोल रहा हूँ, वीडियो अगर अच्छे लग रहे हो तो उसको शेयर कर देना, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको ये भी नहीं पता चलेगा कि कब इसमें से कौन सा क्वेश्चन आ गया। यकीन मानो बहुत ही, जैसे हम कहते हैं कि एक अच्छे गाइड लेवल से हमने इसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश की। जो क्वेश्चन है ना आपके बहुत ही छठे छठाए क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपको अमूमन किसी एक नॉर्मल जगह पर एक साथ देखने को नहीं मिलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 22 आपका कहता है कि आगमन चिंतन के विकास के लिए श्रीमती टाबा ने कौन सी युक्ति नहीं सुझाई थी। आगमन चिंतन यानी कि आप कोई भी जैसे हम कहते हैं कि आपका एग्जाम्पल्स के साथ आप समझते हो, इसके बारे में बात किसने की थी? श्रीमती टाबा ने की थी। इन्होंने आपका एक जो हम कहते हैं कि इवैल्यूएशन का एक मेथड क्या होता है वो उसके बारे में भी इन्होंने काफ़ी कुछ बता रखा है। ये कहता है अवधारणा का निर्माण, दत्त व्याख्या, सिद्धांतों का उपयोग या फिर दत्त अवलोकन। यानी जो डॉक्यूमेंट्स हैं या फिर जो भी आपको जो थ्योरी मिलेगी, जो भी आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है उसके बारे में क्या कॉन्सेप्ट की आप निर्माण करेंगे, आपका जो कॉन्सेप्ट हो आप उसे बनाएंगे क्या, यस आपको ये काम करना पड़ेगा। सिद्धांतों का आपको उपयोग करना पड़ेगा इसके लिए। जो आपको जो इन्फॉर्मेशन मिली है उसको आप ऑब्जर्व भी करोगे, लेकिन जो उसकी व्याख्या एक्सप्लेनेशन आपका काम नहीं है भाई। किसका काम नहीं है? ये आपका काम नहीं है। तो पर क्या हो जाएगा? ये श्रीमती टाबा ने कौन सी युक्ति नहीं सिखाई? यहाँ पर दत्त व्याख्या की इन्होंने विधि नहीं सिखाई। तो यानी जो आपका जो ऑप्शन नंबर बी है वो आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका कहता है कि हार्डवेयर उपागम का आधार है। हार्डवेयर उपागम का आधार कौन सा है? शैक्षिक विज्ञान, अप्लाइड इंजीनियरिंग, उपयुक्त दोनों या फिर शैक्षिक मनोविज्ञान। तो भाई देखो हार्डवेयर उपागम क्या है आपकी, एक तो एजुकेशनल आपकी जो साइंस है वो भी आपकी इसमें काम करती है और अप्लाइड इंजीनियरिंग में काम करती है। हार्डवेयर आपके तभी तो बनेंगे ना। तो यानी यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर सी है उपयुक्त दोनों, ये आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका कहता है कि ज्ञान विद्यमान है, विश्वसनीय है और इस ज्ञान को प्राप्त करना ही अधिगम है। ज्ञान विद्यमान यानी ज्ञान यहाँ पर ऑलरेडी है, आपको बनाने की ज़रूरत नहीं है, तो आपको संरचना आदि आपका गलत हो गया। विश्वसनीय है यानी इस पर विश्वास किया जा सकता है, तो गेस्टाल्टवाद भी यहाँ पर नहीं, क्योंकि यहाँ पर आप संपूर्णता की आप बात कर ही नहीं पाओगे। और इस ज्ञान को प्राप्त करना ही अधिगम है, ये किसने कहा था? ये कहा था हमें व्यवहारवाद वालों ने कहा था। किसने कहा था? व्यवहारवाद वालों ने बोला था कि ज्ञान को प्राप्त करना ही अधिगम है, ठीक है। आसपास जो आपके आसपास चीज़ें हैं आप उसको विश्वसनीय समझ सकते हो, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका कहता है कि संवेगात्मक बुद्धि को लोकप्रिय बनाने का श्रेय किसको जाता है? संवेगात्मक बुद्धि को लोकप्रिय बनाने का श्रेय किसको जाता है? उसी को जाता है जिसने एक बुक लिखी थी इमोशनल इंटेलिजेंस वाई बेटर देन IQ। क्या लिखी थी? वाई बेटर देन IQ। ये बुक किसने लिखी थी? आपकी बुक लिखी थी किसने? डैनियल गोलमैन ने। यानी जो आपका जो ऑप्शन नंबर ए है वो आपका करेक्ट हो जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन कहता है कि किशोर अवस्था बड़ी संघर्ष, तूफान, तनाव या झंझावात की अवस्था है। या ये क्वेश्चन ना मैंने अपनी वीडियोस में इतनी बार मैंने इसको डिस्कस कर लिया, इतनी बार मैंने आपको बता दिया, इतनी बार इस बंदे को मैं बता दिया कि हो सकता है साहब स्टेनले हॉल साहब के सपनों में हम लोग आने लग जाएं। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर सी है वो आपका करेक्ट हो जाएगा, स्टेनले हॉल। स्टेनले हॉल ने कहा है कि किशोर अवस्था बड़े संघर्ष, तूफान या झंझावात की अवस्था है। सबसे ज़्यादा मानसिक द्वंद्व भी इसी अवस्था में होते हैं। देश के लिए कुछ कर गुजरने का जो एक सपना होता है, जो एक चाहत होती है, वो भी इसी अवस्था में आती है ना। कौन से कपड़े पहनूं, कौन से ना पहनूं, दोस्त क्या सोचेंगे, ये भी इसी अवस्था में आता है। तो यानी यहाँ पर क्या है, बड़ा संघर्ष होता है इंसान के जीवन में, तूफान आ जाता है, तनाव आ जाता है और झंझावात भी आ जाता है। किसकी अवस्था है? किसने कहा था? स्टेनले हॉल ने कहा था। किसके लिए कहा था? एडोलेसेंस के लिए कहा था, आपकी किशोर अवस्था के लिए कहा था। अगला क्वेश्चन आपका कहता है कि कोई भी व्यक्ति क्रोध करता है, यह बहुत आसान है, लेकिन सही व्यक्ति के साथ सही मात्रा में सही समय पर सही प्रयोजन हेतु सही ढंग से क्रोध करना आसान नहीं है। उपरोक्त कथन किसका है?
पर देखो लाइन बहुत ही खतरनाक है ये ना, अगर आप चाहो तो आप इसको ये वो स्कूल में टुडेज थॉट होता है ना, कुछ ऐसा आप इसे बना सकते हो कि कोई भी व्यक्ति क्रोध करता है, हर कोई व्यक्ति गुस्सा करता है, ये बहुत आसान है, लेकिन सही व्यक्ति के साथ, यानी किस व्यक्ति के साथ क्रोध करना है, सही व्यक्ति के साथ क्रोध करना है, सही मात्रा में क्रोध करना है। आपको गुस्से की मात्रा भी आपको देखनी पड़ेगी, सही समय पर करना है, यानी राइट टाइम भी आपको देखना पड़ेगा, सही प्रयोजन हेतु, यानी कि आपका जो गुस्सा है वो जायज़ होना चाहिए, सही ढंग से होना चाहिए। कैसे होना चाहिए? सही ढंग से होना चाहिए। किसने कहा था भैया? आसान नहीं है, ये बोला किसने था भैया? लाइन ही याद करना आसान नहीं है। ये क्या बिंगम ने कहा था? नहीं। ये क्या क्रीमैन ने कहा था? नहीं, इसने भी नहीं कहा था, वाटसन ने भी नहीं कहा था। ये लाइन कही थी अरस्तू ने। किसने कही थी? अरस्तू ने। अरस्तू को मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। यही वो व्यक्ति थे जिन्होंने इसको मतलब दर्शन शास्त्र से अलग करने की कोशिश की थी, जिसे हम कह सकते साहस किया था। अगर इन्होंने साहस नहीं किया होता तो शायद आज हम ये सब्जेक्ट ना पढ़ रहे होते, हम एक अच्छे टीचर ना बन पाते। तो अरस्तू साहब धन्यवाद। अगला क्वेश्चन आपका कहता है कि किशोर प्रोडो को मार्ग में बाधा समझता है जो उसे अपनी स्वतंत्रता का लक्ष्य प्राप्त करने से रोकते हैं। किशोर प्रोडो को मार्ग में बाधा समझता है जो एडल्ट जो बच्चे होते हैं, जिसे हम कहते हैं एडोलेसेंस एज के जो बच्चे, टीनेज के जो बच्चे हैं। टीनेज कौन सी होती है भाई? ये होती है 13 से 19 साल, इसे हम कहते हैं 20 साल हम इसे कह सकते हैं। 13 से 20 साल की जो एज होती है आपकी टीनेज होती है। तो इसमें बाधा समझता है और उसे अपनी स्वतंत्रता का लक्ष्य प्राप्त करने से रोकते हैं, ऐसा ये बोल रहे हैं। कौन बोल रहे हैं? ये बोला था वैसे कॉलसनिक ने बोला था। किसने बोला था? कॉलसनिक ने बोला था। कॉलसनिक कौन है? इसके बारे में एक स्पेशल मैं एक वीडियो लेकर आऊँगा आने वाले समय में, ठीक है? तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना यार। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि किशोरावस्था के आकस्मिक विकास का सिद्धांत कब और किसने दिया था? भाई देखो, जो आपके आसपास में जो आवाज़ आ रही है ना पीछे से पौ की, ये एक ट्रेन गुजर रही है मेरे पास से, है ना। और एक वो मचान फिल्म में गाना भी है, बल्कि दुष्यंत कुमार जी की कविता है कि तू किसी रेल सी गुजरती है, मैं किसी पुल सा थर थराता हूँ, एक जंगल है तेरी आँखों में, मैं जिसमें राह भूल जाता हूँ। इस मूवी का जो बेसिकली जो सॉन्ग जो आपका डिज़ाइन हुआ था, जो सॉन्ग जो आपका शूट हुआ था, इस शूटिंग में इलाहाबाद की गलियाँ हैं, कटरा की गलियाँ, जो बंदा इलाहाबाद का है या जो यहाँ पे आसपास है, प्रयागराज से, सॉरी आज के समय के हिसाब से सॉरी होगी जी, प्रयागराज के समय से जो है यहाँ पर उसे पता है कि नेत्राम चौराहा कौन सा है, उसे पता है कटरा कौन सी गलियाँ हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इसकी शूटिंग हुई थी और मैं लगभग आप समझ सकते हो कि मैं इसी जगह के आसपास कहीं अभी भी बैठा हूँ। इस क्वेश्चन में थोड़ी सी कन्फ्यूज़न क्या थी कि हीलिंगवर्थ ने क्या 1904 में दिया था? नहीं, हीलिंगवर्थ का नहीं है भाई। किशोरावस्था की बात किसने की थी? मैंने आपको बताया भी था कि सबसे पहले किशोरावस्था की बात की थी स्टेनले हॉल ने की थी। किसने की थी? स्टेनले हॉल ने की थी। लेकिन वो कब की थी? 1904 ईस्वी में की थी। कब की थी? 1904 ईस्वी में की थी स्टेनले हॉल ने बात। इन्होंने जब कहा था कि किशोरावस्था जो है वो संघर्ष और तूफान की अवस्था है, ठीक है। तो चलो यार अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो कि आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन भी है, आखिरी क्वेश्चन हमारा कहता है आज का कि यार देखो, जिसे हम कहते हैं लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये कोई छोटा मोटा क्वेश्चन नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये कहता है कि बुद्धि इन 4 शब्दों से निहित है। कौन कौन से? ज्ञान, आविष्कार, निर्देश और आलोचना। बुद्धि इन 4 शब्दों से निहित है, ज्ञान, आविष्कार, निर्देश और आलोचना। ये कथन किस मनोवैज्ञानिक का है? किसका है? किस मनोवैज्ञानिक का है? ऑप्शन में हमारे पास में स्पीयरमैन, थॉर्नडाइक, रेबर्न या फिर आपका अल्फ्रेड बिने। तो यार यहाँ पर मैं जो आपको इसका आंसर दूंगा, ये दूंगा मैं आपको डी ऑप्शन। अल्फ्रेड बिने ने ये बात कही थी। उन्होंने कहा था कि बुद्धि के अंदर तो 4 चीज़ें आती हैं, ज्ञान, आविष्कार, निर्देश और आलोचना। तो आपका जो ऑप्शन नंबर डी है वो सही है। अल्फ्रेड बिने वही शख्स है जिन्होंने बुद्धि का पहली बार सिद्धांत दिया था, और जिसमें इन्होंने कहा था कि बुद्धि का कौन सा सिद्धांत दिया था इन्होंने? कमेंट बॉक्स में आप बता ही सकते हो, लेकिन चलो मैं आपको बता देता हूँ। इन्होंने दिया था एक कारक सिद्धांत दिया था, ठीक है। स्पीयरमैन की अगर हम बात करते हैं तो इन्होंने बोला था कि बुद्धि 2 तरीके की होती है, एक होती है जनरल और एक होती है स्पेसिफिक। और स्पेसिफिक बुद्धि जो है वो मानसिक क्षमताओं की है, इसको एस कारक कहा जाता है। ऐसा क्वेश्चन आपका जनरली बन जाता है। इन्होंने फिर बाद में तीसरी भी एक बुद्धि जोड़ने की कोशिश की थी, जिसको इन्होंने कहा था कि 3 कारक सिद्धांत है, ठीक है। और ये जो आपका जो बी ऑप्शन है थॉर्नडाइक ने खैर बहुत सारे सिद्धांत दिया, अभ्यास त्रुटि का नियम दिया है, आपका क्या कहते हैं तत्परता का नियम दिया है, प्रभाव का नियम दिया, बहुत सारे इन्होंने कुछ मुख्य और कुछ गौण नियमों की इन्होंने बात की थी। रेबर्न की बात हम बाद में करेंगे यार, ठीक है। आज की वीडियो काफ़ी लंबी होती जा रही है। तो यार ये वीडियो आपको कैसी लगी नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आपको अच्छी लगे तो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को। और यार देखो, एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, क्योंकि देखो एक तो इससे मेरी मोटिवेशन बढ़ती है कि मैं आपके लिए मैं लगातार और भी ज़्यादा वीडियोस दे सकूं। और सेकंड चीज़ है, जितने भी क्वेश्चन हैं देखो मैंने आपको पहले बताया कि वेल सॉर्ट आउट क्वेश्चन हैं, बहुत अच्छी तरह से छाटे गए क्वेश्चन हैं।
और ये क्वेश्चंस आपको जल्दी एक ही जगह पर आपको एक साथ देखने को नहीं मिलेंगे। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग मैं आपको बनाने की कोशिश करता हूँ। और यार बाकी तो खैर आपको पता ही है। तो आज के लिए इतना ही, बस मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।